नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको कक्षा 10 के 8वें अध्याय जीव जनन कैसे करते हैं कि तीसरे पार्ट में बताऊंगा जंतुओं में लैंगिक प्रजनन या लैंगिक जनन कैसे होता है। दोस्तों, इसके पहले वाले पार्ट में मैं आपको बता चुका हूं कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है, पुष्प के कितने पार्ट होते हैं, निषेचन के बाद पुष्प के जो पार्ट होते हैं उनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। आइए हम जानते हैं कि जंतुओं में लैंगिक जनन कैसे होता है, जंतु कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जंतुओं में लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। जंतुओं में लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, वह कैसे होती है। तो इसके पहले आपको जानना पड़ेगा कि जो जंतु होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी जंतु और द्विलिंगी जंतु, यानी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। एक लिंगी जंतु जैसे मानव, गाय, भैंस आदि। द्विलिंगी जंतु जैसे केचुआ, हाइड्रा आदि। एक लिंगी जंतु को यूनिसेक्सुअल बोला जाता है और ऐसे जंतु जिनमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग अलग अलग जीवों में स्थित होता है, ऐसे जंतु को एक लिंगी जंतु कहते हैं। वे जंतु जिनमें नर एवं मादा जनन अंग अलग अलग जीव में होता है, एक लिंगी जंतु कहलाते हैं। अब द्विलिंगी जंतु जैसे केचुआ, हाइड्रा एग्जाम्पल के तौर पर देखें, इसको हम कैसे जानेंगे। तो वे जंतु जिनमें नर व मादा जनन अंग एक ही जीव में स्थित होते हैं, उन्हें द्विलिंगी बाइसेक्सुअल जंतु या उभयलिंगी जंतु कहते हैं। ये तो हो गए एक लिंगी जंतु और द्विलिंगी जंतु, और इनमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब देखेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह दो प्रकार से होता है, एक होता है आंतरिक निषेचन और एक होता है बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन, इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन आंतरिक शब्द से ही स्पष्ट होता है कि निषेचन की वह प्रक्रिया जो जीवधारी के शरीर के अंदर होती है वह आंतरिक निषेचन कहलाती है। देखेंगे निषेचन की वह प्रक्रिया जो जीवधारी
के शरीर के अंदर होती है आंतरिक निषेचन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर जानेंगे हम लोग, मानव में, पक्षियों में आदि में आंतरिक निषेचन होता है। वह निषेचन की प्रक्रिया जो जीवधारी के शरीर के अंदर होता है वह आंतरिक निषेचन, और दूसरा जो होता है वह होता है बाह्य निषेचन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन निषेचन की वह प्रक्रिया, नाम से ही आपको इनमें डिफरेंस ढूंढ लेना है। आंतरिक निषेचन में जीवधारी के शरीर के अंदर होता है, और बाह्य निषेचन का मतलब होता है कि निषेचन की वह प्रक्रिया जो जीवधारी के शरीर के बाहर संपन्न होती है। निषेचन की वह प्रक्रिया जो जीवधारी के शरीर के बाहर संपन्न होती है। उदाहरण देखेंगे, मेढक। मेढक में निषेचन जो होता है वह बाह्य निषेचन होता है। इसी तरह से मछलियों में भी निषेचन जो होता है वह बाह्य। टोड आदि ये ऐसे जीव हैं जिनमें निषेचन बाह्य होता है। मेढक भी एक लिंगी प्राणी होता है, और यह जो मेल मेढक होता है वह अपने अंडे को, अपने स्पर्म को छोड़ देता है पानी में, और फीमेल जो होता है वह अपने अंडे को, और यह निषेचन की प्रक्रिया होती है शरीर के बाहर होती है, जल में ही निषेचित होके और भेग शिशु का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं। अब हम जानेंगे कि जो मानव में लैंगिक जनन की प्रक्रिया कैसे होती है। मानव में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन कैसे होता है। मानव में जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है वो कितने चरणों में होती है उसको हम जानते हैं। जो मानव होता है वह भी अन्य कशेरुकी प्राणियों की भांति, अन्य जंतुओं की भांति एक कशेरुकी प्राणी होता है, और मानव एक लिंगी होता है। और मानव में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो जीवधारी के शरीर के अंदर अर्थात इंटरनल फर्टिलाइजेशन आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया होती है। और जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वह 3 चरणों में पूरी होती है मानव में जो लैंगिक जनन में होता है। देखेंगे हम यहाँ कि मानव में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, अन्य कशेरुकी प्राणियों की भांति मानव एक लिंगी प्राणी है और इसमें आंतरिक निषेचन होता है। जो मानव में निषेचन की प्रक्रिया होती है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहले कहते हैं निषेचन पूर्व घटना, उसके बाद से आता है दूसरे नंबर पर निषेचन, और तीसरी घटना जो होती है वह होती है निषेचन पश्च घटना। अर्थात सबसे पहले निषेचन पूर्व घटना को जानेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। देखेंगे निषेचन पूर्व घटना में सबसे पहले युग्मक जनन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग गेमिटोजेनेसिस। गेमिटोजेनेसिस देखेंगे सबसे पहले निषेचन पूर्व घटना में युग्मक जनन होता है। युग्मक जनन का मतलब होता है युग्मक का निर्माण होना, युग्मकों का बनना ही युग्मक जनन कहलाता है। देखेंगे युग्मक जनन की प्रक्रिया को 2 स्टेप में बांटा गया है। एक है शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस अर्थात शुक्राणुओं का बनना, और अंडाणु जनन ओजेनेसिस अर्थात अंडाणुओं का बनना। उसके बाद शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में शुक्राणु बनते हैं, अंडाणु जनन की प्रक्रिया में अंडाणु या ओवम का निर्माण होता है। स्पर्म और ओवम बनने के बाद से स्पर्म को हम लोग मेल गेमिट या नर युग्मक और फीमेल गेमिट अर्थात मादा युग्मक अंडाणु को बोला जाता है। ये दोनों जब युग्मक बन जाते हैं तो यह दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं, और यही मिलने की प्रक्रिया जो होती है वह दूसरी घटना में देखेंगे हम लोग, जिसे निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन का मतलब हुआ नर और मादा युग्मकों का संलयित होना, फ्यूज होना, मिलना ही निषेचन कहलाता है। निषेचन के बाद की घटना में देखेंगे कि निषेचन देखेंगे कि यह भी अगुणित होता है, यह भी अगुणित होता है, दोनों मिलकर एक द्विगुणित अर्थात जाइगोट का निर्माण करते हैं।
एक युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज से एम्ब्रियो या भ्रूण बनता है और भ्रूण के बाद से नई संतान की उत्पत्ति, शिशु का जन्म होता है। यह पूरी प्रक्रिया जो होती है वह मानव में लैंगिक जनन के अंतर्गत आती है। अब जानेंगे हम लोग कि मानव में जो नर जनन अंग है वो कौन कौन से हैं और मादा जनन अंग कौन कौन से। यहाँ देखेंगे हम लोग सबसे पहले कि नर जनन अंग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पूरे मानव के नर जनन अंग को दो पार्टों में बांटा गया है। पहला होता है प्राथमिक या मुख्य अंग और मुख्य लैंगिक अंग, और दूसरा होता है सहायक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग जो होता है इसमें जो होता है वृषण, मेन मानव का लैंगिक अंग है वृषण या टेस्टिस। और जो सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं उनको भी दो भागों में बांटा गया है, एक सहायक नलिकाएं और ये दूसरा होता है सहायक ग्रंथियां। सहायक नलिकाओं में देखेंगे हम लोग वृषण नलिका है, अधिवृषण है, शुक्रवाहिका है, शुक्रवाहिनी है। ये तो हो गई सहायक नलिकाएं जो मानव में शुक्राणुओं के निर्माण में सहायता करती हैं। और सहायक ग्रंथियां जो सहायता करती है उनमें है शुक्राशय, जिनकी संख्या एक जोड़ी होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर या बाल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। ये तो मानव के सभी जनन अंग हैं नर के। अब इनके डायग्राम को हम जानेंगे और कैसे हम इन सबको डिफाइन करेंगे, कौन से अंग में किसका निर्माण होता है और क्यों वृषण का तापमान, मानव के शरीर से वृषण बाहर स्थित होता है, उसका तापमान शरीर के तापमान से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। जनन अंग कौन कौन से होते हैं और कैसे उनको परिभाषित करेंगे, देखेंगे हम लोग। नर जनन अंग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जैसा कि हमको पता है कि जो मानव में जनन अंग होते हैं नर में, उनको दो भागों में बांटा गया था, मुख्य जनन अंग या प्राथमिक जनन अंग और सहायक जनन अंग। मुख्य जनन अंग का प्रमुख अंग होता है, उसका नाम है वृषण या टेस्टिस। वृषण या टेस्टिस जो होता है मानव का प्रमुख लैंगिक अंग होता है, जनन अंग होता है, सेक्स ऑर्गन होता है। देखेंगे हम लोग कि जो हमारा वृषण होता है, मानव का वृषण होता है जिसको टेस्टिस बोला जाता है, वह एक कोष के अंदर स्थित होता है और उस कोष को हम लोग वृषण कोष कहते हैं। वृषण कोष के अंदर वृषण स्थित होता है और मानव में जो वृषण होता है उनकी संख्या एक जोड़ी अर्थात पेयर में होते हैं, 2 होते हैं। और मानव में वृषण जो होता है उदर गुहा के नीचे और शरीर के बाहर स्थित होता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि जो शरीर का हमारे ताप होता है उस ताप पर शुक्राणु सक्रिय नहीं रह सकते, इसीलिए वृषण जो होता है हमारे शरीर के बाहर स्थित होता है और जो उसका टेम्परेचर या ताप होता है वह हमारे शरीर के ताप से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। क्योंकि हमारे शरीर के अगर 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल ताप होता है तो शुक्राणु उस ताप पर स्पर्म जो है उस टेम्परेचर पे नहीं एक्टिव रह सकते हैं, इसीलिए वो हमारे शरीर के बाहर अंग स्थित होता है और उसका ताप हमारे शरीर के ताप से कम रहता है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस, ताकि जो स्पर्म है शुक्राणु है वो सक्रिय रह सकें, निषेचन योग्य रह सकें। अब जो यह देखेंगे हम लोग टेस्टिस, यह एक प्राथमिक लैंगिक अंग या मुख्य लैंगिक अंग है जिसमें नर युग्मक का निर्माण होता है। वृषण जो होता है देख रहे हैं यहाँ एक डायग्राम के माध्यम से, यह जो है एक वृषण का डायग्राम है, टीएस है। यह वृषण में नर युग्मक अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण होता है। देखेंगे हम लोग वृषण जो है एक वृषण का डायग्राम बनाए हैं, इसमें देखेंगे कि ऐसे पिंड होते हैं, इनकी संख्या 250 होती है। पूछा जाए आपसे कि वृषण में कितने वृषण पिंडक होते हैं तो कहेंगे आप 250 होते हैं। अब जो वृषण पिंडक होते हैं इनमें 1 से 3 जो होती है वह शुक्रजन नलिकाएं होती हैं, नलियां निकली होती है। देख रहे हैं यहाँ सब में 3-3 नली निकला है, किसी में एक भी नली हो सकती है, तो 1 से 3 नलियां निकलती है जिनको हम लोग शुक्रजन नलिका कहते हैं। देखेंगे यहाँ संख्या लिख दी 1 से 3 और इनके बीच में देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा गैप है, स्थान है, उसको हम लोग अंतरालीय कोशिका या लीडिंग सेल कहते हैं। यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है, जो अंतरालीय कोशिकाएं हैं वह एक प्रकार के नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन का स्राव करती है। आपसे पूछा जाए कि नर में वृषण से स्रवित होने वाले हार्मोन का नाम बताइए तो आपको याद होना चाहिए कि टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन यह दोनों मेल हार्मोन है, नर हार्मोन है। नर हार्मोन कहाँ से स्रवित होता है तो देख रहे हैं यहाँ जो गैप है जिसको हम लोग अंतरालीय कोशिका या लीडिंग सेल कहते हैं, यहीं से टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन नामक हार्मोन स्रवित होता है। और यह जो होता है एंड्रोजन, इसी हार्मोन के कारण देखते हैं
कि पुरुषों की आवाज़ महिलाओं की तुलना में भारी होती है। किस हार्मोन के कारण? तो यह हार्मोन काफ़ी हद तक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है और यह जो हार्मोन होता है वह लगभग पुरुषों में 13 से 15 वर्ष की आयु अर्थात किशोरावस्था में बनना चालू होता है और उस समय पुरुषों में लैंगिक परिवर्तन आते हैं, मेल में लैंगिक परिवर्तन होते हैं, आवाज़ का भारीपन हो जाता है, आवाज़ भारी होने लगती है और भी कई शारीरिक विकास में मांसपेशियों का विकास, हड्डियों का विकास होने लगता है। तो यह जो टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन हार्मोन है यही मानव के नर हार्मोन है और यह अंतराली कोशिकाएं एवं लीडिंग सेल से स्रावित होते हैं। इसी तरह देखेंगे, यहाँ देख रहे हैं कि इसमें जो यह जो नली देख रहे हैं जिसको हम लोग शुक्रजन नलिका कहते हैं, इसी नली को हम थोड़ा सा काट के यहाँ ऊपर डायग्राम के माध्यम से दिखाए हैं। देखेंगे यहाँ जो गोल गोल स्ट्रक्चर बना है इसको हम लोग शुक्रजन कोशिका कहते हैं, जो शुक्राणुओं का निर्माण करती है। जो क्रॉस के रूप में बना है इसको सर्टोली कोशिका कहते हैं। यह जो बन रहे शुक्राणु है शुक्रजन कोशिका में जो शुक्राणु बनते हैं उनको पोषण देने का काम करते हैं। पूछा जाए आपसे सर्टोली कोशिका का क्या वर्क है तो कहेंगे आप लोग सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणुओं को पोषण निर्मित हो रहे बन रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम करती है। इसी प्रकार से हम देखेंगे इनकी परिभाषाओं को कैसे हम लिखेंगे। देखेंगे यहाँ वृषण के बारे में, यह एक प्राथमिक लैंगिक अंग है जिसमें नर युग्मक का निर्माण होता है। यह मानव में शरीर के बाहर स्थित होता है और इसका तापमान जो होता है शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, क्योंकि इसी ताप पर शुक्राणु जो होते हैं, स्पर्म जो होते हैं सक्रिय रह सकते हैं, जनन योग्य रह सकते हैं। और जो वृषण होता है वह एक कोष के अंदर स्थित होता है, पतले झिल्ली नुमा पतले कोष के अंदर, पतले थैले नुमा आवरण के अंदर स्थित होता है जिसे वृषण कोष कहते हैं। और मानव में जो वृषण की संख्या होती है वह 1 जोड़ी होती है। और वृषण से स्रावित होने वाले हार्मोन पूछा जाए तो आपको टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन 2 नाम हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अब देखेंगे हम लोग कि दूसरा एक नाम लिखे हैं, यह तो प्रमुख हो गए, इसके साथ जो सहायक नलिकाएं होती हैं उनको हम देखेंगे। ये जो सहायक नलिकाएं आप देख रहे हैं शुक्रवाहिनी, वृषण जालिका, शुक्रवाहिका, अधिवृषण। तो देखेंगे हम लोग कि जो यह नली निकल रही यही सहायक नलिकाएं हैं। इसमें सबसे पहली जो नली है देख रहे हैं हम लोग कि उसका नाम है कि वृषण जालिका। देख रहे हैं आरटी, रेड टेस्टिस इसको बोला जाता है, वृषण जालिका। देख रहे हैं कि जो शुक्रजन नलिका है एक नली के माध्यम से निकल रही है, जो प्रारंभ में नली निकल रही है इसको वृषण जालिका कहते हैं। वृषण जालिका को रेड टेस्टिस बोला जाता है और यह वृषण जालिका आगे की तरफ बढ़ के शुक्रवाहिका से मिल रही है। शुक्रवाहिका को वास इफरेंस बोला जाता है, वास इफरेंसिया बोला जाता है। और यह शुक्रवाहिका जाके खुल रही है अधिवृषण में। अधिवृषण के बारे में हम जानेंगे कि अधिवृषण में क्या होता है कि शुक्राणु जो होते हैं परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं। पूछा जाए कि किस अंग में मानव के शुक्राणु परिपक्व होते हैं तो आप कहेंगे अधिवृषण, इसको इपिडिडिमस बोला जाता है। और इसमें लगभग 1 माह तक शुक्राणु परिपक्व होते हैं, निषेचन योग्य होते हैं। उसके बाद से यह जो अधिवृषण है शुक्रवाहिनी में जाता है, शुक्रवाहिनी के आगे मूत्राशय में जाता है। तो देखेंगे हम लोग कि अधिवृषण यहाँ शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है, शुक्राणु इसमें 1 माह तक रखते हैं, जनन योग्य इसी में बनते हैं। इसके बाद देखेंगे शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी देखेंगे हम लोग कि जो शुक्रवाहिनी है यह शुक्राणुओं को ले जाने का काम करती है आगे की तरफ, और यह आगे की तरफ मूत्राशय में जाता है। उसके बाद से देखेंगे कि वृषण जालिका, वृषण जालिका जो है वह कहाँ शुक्रजन नलिका को आगे की तरफ जोड़ने वाली जो नली होती है वह वृषण जालिका होती है। इसे रेड टेस्टिस बोला जाता है। उसमें शुक्रवाहिका देखेंगे, इसे वास इफरेंसिया बोला जाता है। और यह वृषण जालिका और अधिवृषण को जोड़ने वाली नली होती है इसको शुक्रवाहिका बोलते हैं। इस तरह से हम लोग जाने कि जो यह मानव में नर हार्मोन और मानव के नर अंगों में कौन कौन सी सहायक नलिकाएं हैं और कौन सा प्राथमिक या मुख्य अंग है। अब हम जानेंगे कि जो सहायक ग्रंथियां हैं वो कौन कौन सी हैं। शुक्राशय जो है, शुक्राशय, प्रोस्टेट और काउपर या बाल्वो यूरेथ्रल ग्रंथियां, यह जो है नर मानव में नर जनन अंग की प्रमुख सहायक ग्रंथियां हैं। यह जो ग्रंथियां हैं यह मानव में जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है उस प्रक्रिया में सहायता करती है। देखेंगे हम लोग कि जो यह शुक्राशय है, सेमिनल वेसिकल इसको बोलते हैं, इससे एक प्रकार का तरल का स्राव होता है और जो वीर्य का अधिकांश भाग बनाता है। इसी प्रकार से देखेंगे प्रोस्टेट या पुरस्थ ग्रंथ। प्रोस्टेट जो होता है इससे दूधिया क्षारीय पदार्थ, प्रोस्टेट जो ग्रंथ होती है इससे एक प्रकार का दूधिया क्षारीय पदार्थ का स्राव होता है। और यह जो क्षारीय पदार्थ है
जो स्रवित होता है मूत्र मार्ग में मूत्र से उत्पन्न अम्लीयता को अप्रभावी या निष्प्रभावी करता है। इसी प्रकार से जो तीसरी ग्रंथि सहायक ग्रंथि है वह है काउपर या बाल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। यह एक जोड़ी संख्या में होती है नर में, जो एक तरल का स्राव करती है जिससे चिकनाहट प्रदान करता है, चिकनाहट प्रदान होती है, जो जनन में सहायक होता है, शुक्राणुओं के निर्माण में सहायक होता है। अब हम जानेंगे कि यह जो नर जनन अंग है इनमें जो वृषण है इन सब का विकास कब होता है। तो विकास की जो समय होता है वह होता है किशोरावस्था में, यानी कि वह अवस्था जब मानव में लैंगिक लक्षणों का विकास होता है उसको किशोरावस्था बोला जाता है। और मानव में जो किशोरावस्था की उम्र होती है वह 13 से 14 वर्ष की उम्र होती है, इसी को किशोरावस्था बोला जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।